कोशिका विभाजन। साथियों, माइटोसिस शब्द फ्लेमिंग ने दिया और मियोसिस शब्द फार्मर और मूर ने दिया। माइटोसिस का अर्थ है समसूत्री विभाजन, जो कि फ्लेमिंग ने इसका शब्द दिया, और मियोसिस का अर्थ है अर्धसूत्री विभाजन, ये फार्मर और मूर ने ये शब्द दिया। अब यहाँ हम देखते हैं कि वे पदार्थ जो कि कोशिका विभाजन को उत्तेजित करते हैं उन्हें हम माइटोजन कहते हैं, अर्थात समसूत्री विभाजन को जो बढ़ाते हैं उन्हें हम माइटोजन कहते हैं, और ऐसे पदार्थ कहलाते हैं साइटोकाइनेंस। ये कोशिका विभाजन को उत्तेजित करते हैं और कोशिकाओं की संख्या के अंदर वृद्धि करते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो वह पदार्थ जो कि कोशिका विभाजन को रोकते हैं उनको माइटोटिक विष कहते हैं, जैसे कोल्चिसिन और साइनाइड। कोल्चिसिन की ये प्रॉपर्टी होती है कि वह स्पिंडल फाइबर की ग्रोथ को, स्पिंडल फाइबर के निर्माण को रोक देती है। उसके कारण कोशिका विभाजन नहीं हो पाता है, तर्कु तंतु नहीं बन पाते हैं, इससे कोशिका विभाजन रुक जाता है। इसी तरह से साइनाइड भी यही कार्य करता है। आगे हम कोशिका विभाजन को देखते हैं तो प्रत्येक कोशिका विभाजन के लिए एक सेल साइकिल चलती है। सेल साइकिल के अंदर अपन देखें तो इसे दो भागों के अंदर बांट सकते हैं, एक इंटरफेज और दूसरा एम फेज। इंटरफेज, जिसको हम आई फेज भी कहते हैं, ये तीन प्रावस्थाओं से मिलकर बनी होती है। इंटरफेज सबसे लंबी प्रावस्था होती है और ये तीन प्रावस्थाओं से मिलकर बनी होती है। ये तीन प्रावस्थाएं हैं G1, S और G2। इसको हम इस चित्र से भी देख सकते हैं, G1, S और G2। दिन भर ये तीनों प्रावस्थाएं, सबसे पहले ये सबसे लंबी प्रावस्था है G1, S और G2, ये तीनों प्रावस्थाएं चलती रहती है। याद रखें कि G1 प्रावस्था के अंदर आरएनए एवं प्रोटीन का निर्माण होता है, S प्रावस्था के अंदर क्रोमोसोम का संश्लेषण और G2 प्रावस्था के अंदर प्रोटीन और सेंट्रियोल का निर्माण होता है। G2 प्रावस्था में प्रोटीन और सेंट्रियोल का निर्माण होता है। ये जो प्रोटीन होती है जो कि तर्कु तंतुओं का निर्माण करती है, यह प्रोटीन ट्यूबुलिन प्रोटीन कहते हैं। G2 प्रावस्था के पश्चात माइटोसिस शुरू होता है। यहाँ हम देखें तो ये माइटोसिस की क्रिया है। इन माइटोसिस की क्रियाओं में विभिन्न प्रकार की फेज होती है, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन। यहाँ पे हम देखते हैं तो न्यूक्लियर डिवीजन को भी इन्होंने 5 भागों में माइटोसिस और मियोसिस के रूप में बांटा गया है, जो कि मैंने विभिन्न प्रकार की फेजेस इसमें बताई है। और फिर उसके बाद है प्रोटोप्लास्ट डिवीजन, जिसके अंदर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। कुछ कोशिकाएं जो होती है वो G0 अवस्था के अंदर चली जाती है, इन्हें हम क्वीसेंट फेज कहते हैं। इसमें कोशिका शांत हो जाती है और इस अवस्था के अंदर कोशिका का विभाजन नहीं होता है। अब देखते हैं कोशिका विभाजन दो प्रकार के होते हैं, एक समसूत्री विभाजन और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन। सबसे पहले हम समसूत्री विभाजन का अध्ययन करते हैं। समसूत्री विभाजन को अगर हम देखें तो समसूत्री विभाजन जो है उसको इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक कोशिका दो समान कोशिकाओं में अगर विभाजित हो जाती है तो उसे हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। समसूत्री विभाजन से अर्थ है कि सम अर्थात एक समान सूत्र मतलब गुणसूत्र, अर्थात जो निर्मित हुई दो समान कोशिकाओं में जो विभाजित होती है उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या हमेशा समान रहती है। इसी के आधार पर अपन इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले समसूत्री विभाजन को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले केंद्रक विभाजन, इसको हम चार उप अवस्थाओं के अंदर बांटेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। और उसके पश्चात हम देखेंगे तो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। सबसे पहले जो हम फेज देखते हैं केंद्रक विभाजन के अंदर वो है प्रोफेज अवस्था। इस प्रोफेज अवस्था के अंदर हम देखते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, सबसे पहले जो अवस्था जो सामान्यतः वो रहती है वो होती है इंटरफेज। इंटरफेज के अंदर गुणसूत्र सामान्यतः रहता है, जो किसका अध्ययन हमने किया, इसमें गुणसूत्र क्रोमेटिन के रूप में रहता है। जैसे ही प्रोफेज अवस्था के अंदर कोशिका आती है तो क्रोमेटिन गुणसूत्र के रूप में बन जाते हैं, क्रोमेटिन संकुचित हो जाते हैं और गुणसूत्रों के रूप में छोटे दो क्रोमेटिड युक्त स्पष्ट सेंट्रोमियर से जुड़े हुए नजर आते हैं। साथियों, एक गुणसूत्र की अगर एक संरचना देखी जाए तो वह बीचों बीच में जहां से दोनों क्रोमेटिड जुड़े रहते हैं उसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं, जिससे दोनों गुणसूत्रों के क्रोमेटिड जुड़े रहते हैं। साथियों, सेंट्रोमियर और सेंट्रोसोम दोनों अलग शब्द हैं। सेंट्रोसोम उसे कहते हैं जो कि तर्कु तंतुओं का निर्माण करते हैं। ये सेंट्रोसोम है दोनों तरफ, जिनका विभाजन होकर ये तर्कु तंतु या स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण कर रहे हैं। और सेंट्रोमियर उसे कहते हैं जो कि जहाँ से गुणसूत्र दो क्रोमेटिड से जुड़े हुए रहते हैं।
तो प्रोफेज अवस्था के अंदर गुणसूत्र क्रोमेटिड के रूप में से जुड़े हुए सेंट्रोमियर के रूप में संकुचित नजर आते हैं और इस तरह से नजर आते हैं। और इसके अलावा जो सेंट्रोसोम है वो विभाजित हो जाते हैं और ध्रुवों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, दोनों ध्रुवों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और इनसे एस्टर और स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू हो जाते हैं। अगली अवस्था के अंदर यानी मेटाफेज के अंदर हम देखते हैं कि क्रोमोसोम मध्य रेखा के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। बीच में हम देखते हैं तो ये एक बीच में प्लेट के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, मध्य रेखा के रूप पर इकट्ठे हो जाते हैं। इस प्लेट के निर्माण को हम मेटाफेजिक प्लेट बनना या इक्वेटोरियल प्लेट बनना कहते हैं। ये गुणसूत्र का जो सेंट्रोमियर होते हैं उनसे सेंट्रोसोम से जुड़े हुए रहते हैं। गुणसूत्र के जो सेंट्रोमियर है वो ध्रुवों से स्पिंडल फाइबर के रूप में जुड़े हुए रहते हैं। इस तरीके से जुड़े हुए पाए जाएंगे, ध्रुवों से स्पिंडल फाइबर के रूप के अंदर जुड़े हुए मिलते हैं। इस समय जो है गुणसूत्र अच्छे से देखे जा सकते हैं और स्पष्ट नजर आते हैं। इसलिए गुणसूत्रों का जो अध्ययन किया जाता है वो मेटाफेज के समय ही किया जाता है, जिसमें गुणसूत्र हमेशा अच्छे और स्पष्ट नजर आते हैं। गुणसूत्रों का इस तरह से इकट्ठा होना इक्वेटोरियल प्लेट कहलाता है और जब वो स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाते हैं तो इस तरह जो प्लेट का निर्माण होता है उसे हम मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। फिर अगली प्रावस्था होती है एनाफेज। एनाफेज के अंदर सेंट्रोमियर का विभाजन हो जाता है। यहाँ पे जो ये इनका बीच में जो सेंट्रोमियर था उसका विभाजन हो जाता है और सिंगल सिंगल क्रोमेटिड दोनों तरफ ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं। क्रोमेटिड विभाजित होता है जिससे दो क्रोमेटिड बन जाते हैं और विभाजित होकर क्रोमेटिड ध्रुवों की तरफ गति करने लग जाते हैं। आगे देखिए टेलोफेज में तो गुणसूत्र लंबे होकर क्रोमेटिन रेशो के अंदर वापस बदलने लग जाते हैं। गुणसूत्र ढीले हो जाएंगे और क्रोमेटिन रेशो में बदलने लग जाएंगे। चारों तरफ हम देखते हैं तो केंद्रक झिल्ली का निर्माण होना शुरू हो जाता है। केंद्रक झिल्ली का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ये चारों तरफ केंद्रक झिल्ली बनने लग गई है। यहाँ पर केंद्रिका का निर्माण होना भी शुरू हो जाता है। केंद्रिका का निर्माण जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं वो बनना शुरू हो जाएगी। केंद्रक द्रव्य का निर्माण हो जाता है, दोनों अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं, दो अलग अलग केंद्रक बन जाते हैं और पुनः गुणसूत्र क्रोमेटिन रेशो के रूप में बदलना शुरू हो जाते हैं। अगली प्रावस्था जिसे हम कोशिका द्रव्य का विभाजन कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। इसके अंदर दोनों केंद्रकों के बीच में कोशिका द्रव्य का विभाजन होना शुरू होता है और इसके लिए दोनों तरफ एक फरो का निर्माण या जिसे अपन कहते हैं खांच का निर्माण, जिसे सेंट्रीपिटल फरो और क्लीवेज का निर्माण होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे ये बाहर से बढ़ना शुरू होती है और अंदर की तरफ बढ़ती जाती है और इस तरह से दो कोशिकाओं के अंदर कोशिका द्रव्य को बांट देती है। इसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। समसूत्री विभाजन में हमने देखा कि गुणसूत्रों की संख्या जो निर्मित हुई कोशिका है उसके अंदर समान रहती है। दोनों केंद्रकों के अंदर समान मात्रा में गुणसूत्र होते हैं जैसा कि स्टार्टिंग की कोशिका थी, इसलिए इसे हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। इसमें एक बार ही विभाजन होता है और यह विभाजन समान विभाजन होता है। अब हम अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन करते हैं। साथियों, अर्धसूत्री विभाजन को अगर हम देखें तो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के अंदर जो प्रमुख अंतर है वो हम ये देखते हैं कि यह समसूत्री विभाजन सामान्य कायिक कोशिकाओं के अंदर होता है, शरीर की सभी कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन केवल और केवल जनन कोशिकाओं के अंदर ही मिलता है। oocyte और स्पर्मेटोसाइट यानी अंड कोशिका और शुक्राणु कोशिका के अंदर ही पाया जाता है। समसूत्री विभाजन के अंदर द्विगुणित कोशिका से द्विगुणित कोशिका का निर्माण ही होता है, अर्थात गुणसूत्र की संख्या समान रहती है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन के अंदर कोशिका का दो बार विभाजन होता है और विभाजन होकर चार अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी अर्धसूत्री विभाजन के अंदर एक बार अर्धसूत्री विभाजन और एक बार समसूत्री विभाजन होता है, जिससे चार अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। चार अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इन चार अगुणित कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्र की संख्या जो है मूल कोशिका से आधी रह जाती है, इसलिए इसे हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की जो इसे दो भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन दो बार लगातार विभाजन होता है, तो इसे हम अर्धसूत्री विभाजन प्रथम व अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय के रूप के अंदर बांटते हैं। यह एक प्रकार का निम्नीकरण, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम जो है वो एक प्रकार का निम्नीकरण विभाजन है, क्योंकि इस विभाजन के अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, इसलिए इसे विषम जातीय विभाजन भी कहते हैं।
क्योंकि इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या मूल जो कोशिका थी उसके गुणसूत्रों की संख्या से आधी हो जाती है। मियोसिस पतंग के अंदर आप देखें तो उसकी जो प्रोफेज अवस्था है वो सामान्य प्रोफेज से बहुत अधिक लंबी होती है, जिसे हम प्रोफेज फर्स्ट कहते हैं। यह अवस्था अधिक लंबी होती है, इसलिए हम इसे 5 भागों के अंदर बांटते हैं। 5 भागों में बांटा जाता है। ये इसे हम लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस में बांट सकते हैं। इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, लेजा पेडिडा। इस तरह से इनके पहले अक्षरों से याद रखें, लेजा पेडिडा, अर्थात लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इन सभी प्रावस्थाओं के अंदर इनके अलग अलग हमें संरचनाएं नजर आती है, इसलिए इनको अलग अलग भागों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहले देखें तो लेप्टोटीन के अंदर क्रोमेटिन फाइबर संकुचित हो जाते हैं और गुणसूत्रों के अंदर स्पष्ट रूप से नजर आने लग जाते हैं और सेंट्रोमियर नजर आते हैं। इसे हम बुके स्टेज भी कहते हैं। गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित हो जाती है। साथियों, इस अवस्था के अंदर अगर हम देखें तो होता क्या है कि ये जो गुणसूत्र है, इसमें जो समजात गुणसूत्र है वो एक दूसरे के पास पास आना शुरू हो जाते हैं और प्रत्येक गुणसूत्र को हम देखें तो वो सेंट्रोमियर से जुड़े हुए रहते हैं। बहुत सारे गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर एक साथ पास में आ जाते हैं और एक गुलदस्ता नुमा संरचना बनाते हैं, जिसे हम बुके स्टेज भी कहते हैं। गुणसूत्रों की संख्या इस अवस्था में द्विगुणित होती है और जो समान गुणसूत्र जो आस पास में आए उन्हें हम समजात गुणसूत्र कहते हैं। समजात गुणसूत्रों के बारे में हम इसी अध्याय में पहले भी अध्ययन कर चुके हैं कि लिंग निर्धारण के समय कि जैसे ह्यूमन की बात करें तो 46 गुणसूत्रों में से 23 जोड़े समजात गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। 22 जोड़े समजात गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। इसके अलावा जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उन्हें एलोसोम्स कहते हैं। ये समजात गुणसूत्र एक दूसरे से आकार प्रकार में बिल्कुल एक दूसरे के समान होते हैं और समजात गुणसूत्र एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं। जाइगोटीन अवस्था के अंदर देखें तो समजात गुणसूत्र जो है वो एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाएंगे और एक दूसरे के पास आने के कारण एक दूसरे के वो पास आना शुरू करते हैं। पास आने की क्रिया के अंदर वह किन्हीं स्थानों पर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ये जुड़े हुए स्थान को हम साइनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं और साइनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स के स्थान पर इस प्रकार से गुणसूत्रों का जुड़ना और पास पास आना सिनेप्सिस निर्माण कहलाता है। क्योंकि यहाँ पर दो गुणसूत्र मिलकर सिनेप्सिस का निर्माण करते हैं। इन गुणसूत्रों के अंदर इन समजात गुणसूत्रों को हम बाइवेलेंट कहते हैं। अगली प्रावस्था हम देखें, पैकेटीन प्रावस्था। इस पैकेटीन प्रावस्था के अंदर समजात गुणसूत्र के अंदर जहाँ पर सिनेप्सिस बना था उन पर जीन का आदान प्रदान होता है, जहाँ पर ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं साइनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स से। और यहाँ पर हम देखते हैं कि गुणसूत्रों से जीन का आदान प्रदान होता है। जीनों का इस तरह से आदान प्रदान पैकेटीन अवस्था में होता है और इसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसके पश्चात डिप्लोटीन। डिप्लोटीन के अंदर जिन स्थानों पर गुणसूत्रों का आदान प्रदान हुआ है वो इस तरह से क्रॉस नुमा संरचना बनती है और ये पूरे गुणसूत्र के ऊपर बनती हुई ध्रुवों की तरफ बढ़ती जाती है। इस तरह से क्रॉस नुमा संरचना को हम कायस्मेटा कहते हैं। ये डिप्लोटीन अवस्था में बनते हैं। इसके पश्चात कायस्मेटा किनारों की तरफ बढ़ते हुए जाते हैं, जिसे टर्मलाइजेशन या स्पिंडल का निर्माण शुरू है, टर्मलाइजेशन कहते हैं। और ये टर्मिनाइजेशन अवस्था में स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण होना शुरू हो जाता है और ये पूरी अवस्था जो टर्मिनाइजेशन में होती है उसे हम डाइकाइनेसिस के अंदर बांटते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि सबसे पहले लेप्टोटीन अवस्था में बुके स्टेज बनती है, फिर उसके बाद जाइगोटीन अवस्था के अंदर बायोवेलेंट का निर्माण और साइनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स का बनना, जिसे सिनेप्सिस भी कहते हैं। पैकेटीन अवस्था के अंदर हम देखते हैं कि क्रॉसिंग ओवर होता है। डिप्लोटीन अवस्था के अंदर कायस्मेटा का निर्माण और डाइकाइनेसिस अवस्था के अंदर टर्मिनाइजेशन अर्थात कायस्मेटा का दूर हटना हमने देखा। ये प्रोफेज फर्स्ट की 5 अवस्थाएं होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट अवस्था है वो है मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में गुणसूत्र युग्म मध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं। इनको हम नीचे बनाए गए इन चित्रों से समझ सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि गुणसूत्र के जो बाइवेलेंट है वो मध्य रेखा की तरफ इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ मध्य रेखा की तरफ इकट्ठे हुए नजर आ रहे हैं, मध्य रेखा की तरफ इकट्ठे होते जाते हैं और एक तरह से मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण करते हैं।
यहाँ पर हम देखते हैं कि दो मेटाफेजिक प्लेटों का निर्माण होता है, क्योंकि प्रत्येक बाइवेलेंट जो है हमको जो नजर आ रहे हैं वो दो क्रोमेटिड से निर्मित हुए हैं, तो यहाँ पर दो मेटाफेजिक प्लेटों का निर्माण होता है। फिर उसके बाद हम एनाफेज फर्स्ट के अंदर देखते हैं कि क्या मेटा समाप्त होते जाते हैं और यूनिवेलेंट गुणसूत्र ध्रुवों की तरफ, दोनों ध्रुवों की तरफ, ये एक दूसरे दोनों ध्रुवों की तरफ बढ़ते हुए जाते हैं। इन्हें हम एनाफेज अवस्था कहते हैं, और इस समय ये यूनिवेलेंट के रूप में बदल जाते हैं, क्योंकि आधे आधे हो जाते हैं इसलिए यूनिवेलेंट के रूप में बदल जाते हैं। साथियों, यह ध्यान देने योग्य बात है कि एनाफेज अवस्था के अंदर यहाँ सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है। यहाँ सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता, और चूंकि हमने देखा था कि समसूत्री विभाजन के समय वहाँ सेंट्रोमियर का विभाजन हो जाता था, यहाँ सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता, क्योंकि पहले से ही ये बाइवेलेंट फॉर्म में होते हैं और सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है। इसके पश्चात टीलोफेज अवस्था के अंदर हम देखते हैं कि गुणसूत्र पुनः लंबे हो जाते हैं और अलग अलग न्यूक्लियोलस, केंद्रक द्रव्य और एवं केंद्रक झिल्ली का निर्माण वापस से होने लग जाता है। कुछ टीलोफेज के साथ में साइटोकाइनेसिस अवस्था साथ में हो जाती है, जिससे क्लीवेज, सेंट्रीपिटल फरो और क्लीवेज का निर्माण हो जाता है, जिससे कोशिका द्रव्य भी अलग अलग हो जाते हैं, और कुछ कोशिकाओं में यह अंत अवस्था के अंदर ही होता है। अर्धसूत्री, और सीधे ही वह अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन के अंदर चले जाते हैं। अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन जो होता है उसमें समसूत्री विभाजन के समान ही होता है। इसके अंदर प्रोफेज अवस्था सेकंड कहा जाता है। इसकी प्रथम अवस्था को प्रोफेज अवस्था सेकंड कहते हैं। इस अवस्था के अंदर जो दो ये अगुणित कोशिकाएं बनी हैं, ये दो और अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती है, अर्थात कुल 4 अगुणित कोशिकाएं अंत में प्राप्त होती है। क्योंकि अगुणित कोशिका से अगुणित कोशिका निर्माण होना एक समसूत्री विभाजन है, तो वो समसूत्री विभाजन के रूप में होता है। इसमें प्रोफेज सेकंड अगर हम देखें तो ये बिल्कुल समसूत्री विभाजन के समान ही होती है। प्रोफेज सेकंड अवस्था के समसूत्री विभाजन में क्रोमेटिन फाइबर्स का निर्माण हो जाता है। फिर उसके पश्चात क्रोमोसोम मध्य रेखा पर इकट्ठे हो जाते हैं, ये सिंगल मेटाफेजिक प्लेट है। और फिर उसके पश्चात अगेन एनाफेज अवस्था में देखें तो सेंट्रोमियर का विभाजन हो जाता है और 4 समूहों का निर्माण हो जाता है। ये देखेंगे अपन 1, 2 और नीचे की कोशिका में भी देखें तो 3 और 4, 4 समूहों का निर्माण हो जाता है। फिर उसके पश्चात अगेन टेलोफेज अवस्था के अंदर देखें तो सेंट्रीपिटल फरो का निर्माण होता है और क्लीवेज का निर्माण होता है, और 4 समूहों के अंदर कोशिका बदल जाती है, 4 समूहों का निर्माण होता है। अंत में कोशिका द्रव्य का विभाजन भी हो जाता है और इस तरह से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। चारों कोशिकाएं अगुणित होती है। साइटोकाइनेसिस जिसको हम कहते हैं, इसमें क्लीवेज का निर्माण होकर 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। साथियों, ये अर्धसूत्री विभाजन की संपूर्ण क्रिया हमने देखी, जिसमें 2 बार विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, जिससे 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। साथियों, आपके सिलेबस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है मॉडिफिकेशन इन मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड मेंडेलियन रेशियो। इसे हम जीन इंटरेक्शन कहते हैं, या इसे हम पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरीज भी कहते हैं, अर्थात मेंडल के निष्कर्षों के पश्चात जो डिस्कवरी की गई उसको अध्ययन अपन करते हैं। इनके अंदर हम देखते हैं कि जो मेंडल द्वारा जो निष्कर्ष दिए गए थे, मेंडल द्वारा जो मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस के जो निष्कर्ष दिए गए थे, वो बाद में बदल गए। इसे हम जीन इंटरेक्शन के रूप में अध्ययन करते हैं। जीन इंटरेक्शन को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है इंट्राजेनिक, अर्थात एक ही जीन के बीच में, और इंटर एलेलिक, अर्थात एक ही जीन के 2 एलील के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, उनके बीच में जो क्रिया होती है, उसे हम इंट्राजेनिक या इंटर एलेलिक इंटरेक्शन कहते हैं। अर्थात ऐसा इंटरेक्शन जो 2 एलील के बीच में होता है, 2 एलील के बीच में होता है, अर्थात एक ही जीन के 2 एलील के बीच में होता है, अर्थात एक ही प्रकार के लक्षण के लिए होगा, एक ही लक्षण के लिए होगा, वे बीच में होते हैं, जो कि समजात गुणसूत्रों पर समान जीन लोकस पर पाए जाते हैं। ऐसे एलील समजात गुणसूत्र के समान जीन लोकस पर ही पाए जाएंगे, अर्थात ये किसी एक ही लक्षण का निर्धारण करेंगे। समजात गुणसूत्रों की समान जीन लोकस पर पाए जाने का अर्थ है, यहाँ लोकस शब्द का अर्थ है वह स्थान जहां पर जीन पाए जाते हैं। लोकस उस स्थान को बताता है जहां पर गुणसूत्रों में जीन पाए जाते हैं, उसी स्थान को हम लोकस कहते हैं। और समजात गुणसूत्रों की अगर समान लोकस पर इस तरह का इंटरेक्शन होता है तो इसे इंट्राजेनिक या इंटर एलेलिक इंटरेक्शन कहते हैं। इसके उदाहरण हम देखें तो सबसे पहला इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रवाहिकता।
कोडोमिनेंस, सहप्रभाविता, मल्टीपल एलिलिज्म इसके उदाहरण हैं। इसी के विपरीत अगर हम देखें तो जो उदाहरण आते हैं वो है इंटरजेनिक इंटरेक्शन, इंटरजेनिक और नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। नॉन एलिलिक जिनका एलिल से कोई संबंध नहीं, इंटरजेनिक मतलब दो या अधिक जीनों के बीच में, एक या एक से अधिक स्वतंत्र जीनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, गुणसूत्रों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसे हम इंटरजेनिक इंटरेक्शन कहते हैं। मान लीजिए ये एक प्रकार का केंद्रक है, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के गुणसूत्र हैं। मान लीजिए ये समजात गुणसूत्र है और एक दूसरे के पास पास स्थित है। ये दो समजात गुणसूत्रों के मान लीजिए जोड़े हैं। इन समजात गुणसूत्रों की किसी एक पर्टिकुलर समान लोकाई के बीच में अगर इंटरेक्शन होता है, दो समजात गुणसूत्रों के बीच में इंटरेक्शन होता है, तो ऐसे इंटरेक्शन इंट्राजेनिक या इंटरएलिलिक कहलाएंगे। जब इस गुणसूत्र और इस गुणसूत्र दोनों के बीच में अगर इंटरेक्शन होता है तो इस प्रकार के इंटरेक्शन को इंटरजेनिक या नॉन एलिलिक इंटरेक्शन कहेंगे। नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस के उदाहरण है एपिस्टेसिस, सप्लीमेंट्री जीन, डुप्लीकेट जीन, लीथल जीन। लीथल जीन इंटरजेनिक का उदाहरण भी हो सकता है और इंट्राजेनिक का उदाहरण भी हो सकता है। अब यहाँ पर हम इंट्राजेनिक का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अपूर्ण प्रभाविकता यानी इंट्राजेनिक के उदाहरणों का अध्ययन करते हैं। उसमें सबसे पहला है अपूर्ण प्रभाविकता। अपूर्ण प्रभाविकता जो है, मोनो एलिल्स दोनों एलिल प्रभावी नहीं होते। अपूर्ण प्रभाविकता के अंदर प्रभाविकता के नियम का एक्सेप्शन होता है, इसके अंदर दोनों एलिल प्रभावी नहीं होते, अर्थात अफन पीढ़ी में प्राप्त जीव के दोनों लक्षणों का सूक्ष्म मिश्र होता है। इसे हम उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं कि मिराबिलिस जलापा एक प्रकार का पौधा होता है जिसमें लाल व सफेद फूल होते हैं। लाल और सफेद फूलों का अगर क्रॉस कराते हैं तो उसमें गुलाबी फूल उत्पन्न होते हैं। इसी तरीके से जो कि लाल और सफेद फूलों के बीच की स्थिति है, इस कंडीशन के अंदर हम देखते हैं कि न तो लाल प्रभावी हुए न ही सफेद प्रभावी हुए, उनके बीच का लक्षण नजर आता है। इस तरह से अडुल्सेशन मुर्गी में सफेद और काली रंग की मुर्गी का क्रॉस कराने पर जो नीली मुर्गी का जन्म होता है, अगली पीढ़ी में नीली मुर्गी आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पंखों पर काले और सफेद दोनों बाल पाए जाते हैं, लेकिन उनका बहुत अच्छे से मिक्सचर हो जाता है। इस कारण हम देखते हैं, बहुत अच्छे से मिक्सचर होने के कारण हम देखते हैं कि वहां पर वह मुर्गी नीली नजर आती है। इससे यह समझ में आता है कि कोई भी दोनों एलिल में से कोई भी प्रभावी नहीं है। प्रभावी या प्रभाविकता का नियम जब हमने पढ़ा था उसमें हमने बताया था कि कोई एक एलिल प्रभावी होता है और उसके कारण दूसरा अपने लक्षण नहीं बता पाता। जो अपना लक्षण शो करता है उसे प्रभावी एलिल कहते हैं। अगला उदाहरण हम देखें तो वो है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का अर्थ है सह प्रभाविकता। इस केस के अंदर दोनों एलिल प्रभावी होते हैं, जैसे ए बी ब्लड ग्रुप। साथियों, इसका अध्ययन हम मल्टीपल एलिल्स में और देखेंगे। आगे हम देखते हैं लीथल जीन। कोडोमिनेंस के केस का हम वापस मल्टीपल एलिल्स में वापस देखेंगे। अगला देखते हैं हम लीथल जीन या घातक जीन। इस कंडीशन के अंदर हम देखते हैं कि समजात अप्रभावी या समजात प्रभावी जीन, अर्थात जैसे हमने लंबेपन के लिए देखा था कैपिटल टी या स्मॉल टी, ये दोनों जो होते हैं प्रभावी समजात अप्रभावी अथवा समजात प्रभावी जीन, दोनों की कंडीशन स्थिति के अंदर जीव की मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब या तो अप्रभावी जीन की स्थिति अगर समजात हुआ तो मृत्यु हो जाएगी, या हो सकता है कि प्रभावी जीन समजात हुआ तो मृत्यु हो जाती है। ऐसे केस के अंदर जो सामान्य जो रेशियो है 1:2:1, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, वो बदलकर 2:1 हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर किसी एक समजात लक्षण की, एक समजात जनक की मृत्यु, एक समजात संतति की मृत्यु हो जाएगी। उस केस में 2:1 हो जाता है। आगे हम जो है नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस का अपन अध्ययन करें तो हम सबसे पहले हम पाते हैं एपिस्टेसिस, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। एपिस्टेसिस में किसी नॉन एलिलिक जीन के द्वारा या किसी अन्य जीन के द्वारा किसी जीन के फिनोटाइपिक प्रभाव को दबा देना, किसी जीन के फिनोटाइपिक प्रभाव को दबा देना या खत्म कर देना और केवल स्वयं का प्रभाव दिखाई देना, यानी वो दूसरे जीन के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, किसी दूसरे जीन के प्रभाव को दबा देते हैं। इस जो जीन जिसका प्रभाव दब जाता है उसको हम हाइपोस्थेटिक
जीन कहते हैं जिसका प्रभाव खत्म हो जाता है, और जो जो स्वयं का प्रभाव दिखाता है, जिस जीन का प्रभाव नजर आता है उसे हम एपिस्थेटिक जीन कहते हैं। जिसका दब गया उसे हाइपोस्थेटिक, और जिसका नजर आता है उसे हम एपिस्थेटिक जीन कहते हैं। साथियों, यहाँ पर हम देखते हैं कि एपिस्टेसिस जो है वो 3 प्रकार का होता है, डोमिनेंट रेसेसिव और डोमिनेंट रेसेसिव। डाइहाइब्रिड जो रेशो होता है वो सामान्य रेशो 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 होता है। डोमिनेंट एपिस्टेसिस के अंदर जो डोमिनेंट कैटेगरी है यानी 9 और 3 ये दोनों जुड़ जाते हैं, टोटल 12 हो जाते हैं और इस तरह का रेशो बनाते हैं। रेसिसिव एपिस्टेसिस के अंदर हम देखें तो लास्ट के 3 और 1 ये दोनों जुड़कर रेसिसिव एपिस्टेसिस बनाते हैं, तो 9 अनुपात 3 अनुपात 4 हो जाता है। इसी तरह से डोमिनेंट रेसेसिव एपिस्टेसिस के अंदर 9 अनुपात 3 ये दोनों जुड़ जाएंगे और 3 अनुपात 1 ये दोनों जुड़ जाएंगे, होकर 13 अनुपात 1 का रेश 13 अनुपात 4 का 3, मतलब ये तीनों जो है ये जुड़ जाएंगे, 9 अनुपात 3 अनुपात 1 और 13 अनुपात 3 का रेशो का निर्माण करेंगे। इसे हम डोमिनेंट रेसेसिव एपिस्टेसिस कहेंगे। आगे हम देखें तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन की कंडीशन होती है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन की कंडीशन के अंदर दो जीन अलग अलग लोकस पर तो अलग अलग प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन जब भी वह एक दूसरे के साथ में आएंगे तो नया प्रभाव दिखाएंगे। जब वो एक दूसरे के साथ में आएंगे तो नया प्रभाव दिखाएंगे। इस समय 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 का जो रेशियो है डायहाइब्रिड क्रॉस का वो बदल कर 9 अनुपात 7 हो जाएगा। इसी तरह से सप्लीमेंट्री जीन के कंडीशन के अंदर ये अनुपात 9 अनुपात 3 अनुपात 4 हो जाएगा और डुप्लीकेट जीन की कंडीशन में 15 अनुपात 1। साथियों, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि सप्लीमेंट्री जीन के अंदर क्या रेशो होगा या डुप्लीकेट जीन में क्या रेशो होगा, तो इस तरह से जवाब देना पड़ेगा। इसी तरह से अगला हम देखते हैं प्लियोट्रोपिक जीन। प्लियोट्रोपिक कंडीशन वह कंडीशन होती है जब किसी एक जीन के द्वारा एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित किया जाए, तो इसे हम प्लियोट्रोपी कंडीशन कहते हैं। जब एक जीन के द्वारा एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित किया जाता है तो इसे हम प्लियोट्रोपी कंडीशन कहेंगे। इसका उदाहरण है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार की बीमारी होती है। उस बीमारी के अंदर जो आरबीसी है जो हमेशा उभया उत्तल होती है, उभया उत्तल आरबीसी जो होती है वो सिकल शेप बदल जाती है, यानी हंसियाकार हो जाती है, लंबी हो जाती है, हंसियाकार हो जाती है, जिसे पुलकित रूप में अपन कह सकते हैं। इस तरह से हंसियाकार हो जाती है। हंसियाकार आरबीसी होने के कारण आरबीसी कैपिलरी से पास कर जाती है और इस कंडीशन में ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है और आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, रक्ताल्पता हो जाती है, जिसे हम एनीमिया कहते हैं। ये किसी एक जीन के कारण होती है, जिसके कारण उसकी प्रोटीन जो श्रृंखलाएं होती है हीमोग्लोबिन की, उनमें बदलाव आ जाता है। ह्यूमन हीमोग्लोबिन की जो ग्लोबिन प्रोटीन है उसमें बदलाव हो जाता है, जिसके कारण बहुत से लक्षणों पर प्रभाव पड़ता है। तो एक जीन अगर अधिक लक्षणों पर प्रभाव डाले तो इसे प्लियोट्रोपी कहेंगे, और प्लियोट्रोपी के जस्ट विपरीत जो चीज है वो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसके अंदर हम देखते हैं कि किसी एक लक्षण के लिए पूर्ण या स्पष्ट होने के लिए एक से अधिक जीनों की जरूरत पड़ती है, मतलब एक लक्षण को एक से अधिक जीनों के द्वारा निर्भर करना पड़े तो इसे हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहेंगे। इंसानों के अंदर त्वचा का रंग, गेहूं के कर्नल का रंग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पर निर्भर करता है, अर्थात त्वचा का रंग में बहुत ज्यादा वेरिएशन मिलता है। गोरे से लेकर काले के बीच में अनेक प्रकार के रंग मिलते हैं। यह निर्भर करता है बहुत से ज्यादा जीनों पर, इसलिए इसे हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं।